हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। माय नेम इज राहुल कुमार एंड टुडे वी आर स्टडी अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12 का ये चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन देखना है हम लोग को ह्यूमन के अंदर। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेगा, अगर वो अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहा है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो हम लोग को आगे पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जो भी इंट्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन का, जैसे उसका डेफिनेशन है। ठीक है, और भी जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो भी स्पेशल है, जो कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देन गैमीटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे। देन हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है आगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग डेफिनेशन वगैरह के बारे में जान लेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो बेसिक होंगी, वो सब बारे में हम लोग जान लेंगे। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आते हैं और रिप्रोडक्शन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में हम लोग सिंपल सा लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है,
reproduction is a biological process in which living organism यहां पे हम किसके बारे में कह रहे हैं? पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू सिमिलर इंडिविजुअल, ठीक है। और इस इंडिविजुअल को ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है, ऑफ स्प्रिंग, या इसी को यंग वंश भी कहा जाता है। ओके, तो ये क्या है? ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पेरेंट्स की बात हो रही है, प्रोड्यूस न्यू सिमिलर इंडिविजुअल को ही ऑफ स्प्रिंग या यंग वंश कहते हैं, यानी कि जिसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम लोग ऑफ स्प्रिंग या यंग वंश कहते हैं, ठीक है। और वो सिमिलर रहेगा। सिमिलर कहने का मीन्स ये है कि जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर अगर रिप्रोडक्शन होगा तो ह्यूमन्स जो प्रोड्यूस होगा, जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, वो ह्यूमन्स की तरह ही दिखने वाला होगा, यानी कि सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा? सिमिलर होगा, यानी कि जैसे उसके पास भी 2 हाथ रहेंगे, ठीक है, 2 पैर रहेगा, तो सिमिलर हुआ ना। तो ह्यूमन्स में रिप्रोडक्शन है, तो वो ह्यूमन्स की तरह ही जो इंडिविजुअल बनेगा वो ह्यूमन्स की तरह ही होगा, इसलिए लिखते हैं न्यू सिमिलर इंडिविजुअल, ठीक है। और कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, तो जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो उसी के जैसा होगा, इसीलिए सिमिलर इंडिविजुअल कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इसकी जो नेसेसिटी है वो क्यों है, रिप्रोडक्शन क्यों करना जरूरी है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी स्पेसीज इस अर्थ पे बना रहे, यानी कि जैसे ह्यूमन्स है तो ह्यूमन ये इस अर्थ पे रहे, ठीक है ना, उसकी स्पेसीज इस अर्थ पे रहे, इसलिए क्या होता है कि रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है, ठीक है। और उसका जनरेशन आगे बढ़े, ठीक है, उसका जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ता रहे, और उसका जो स्पेसीज है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो इस अर्थ पे रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अगर स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? स्पीसीज को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज necessary for continuity of generation and species, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका जनरेशन और स्पेसीज की कंटिन्यूटी
बनी रहे, इसलिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या स्पेशल है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। ह्यूमेंस में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है? तो ह्यूमेंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो ह्यूमेंस में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? ठीक है, क्या होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब टू डिफरेंट जेंडर के गैमिट बनेंगे, ठीक है, मतलब कि एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जिस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में फीमेल और मेल गैमिट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन्स में कैसा होता है? ऐसा ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे रिप्रोडक्शन वेयर टू डिफरेंट and opposite genders gamete मेल गैमिट। अगर हम लोग ह्यूमन्स में देखेंगे तो मेल गैमिट को क्या कहा जाता है? ह्यूमन्स के अंदर मेल गैमिट को स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्म। एंड फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट को क्या कहते हैं? फीमेल गैमिट को बोला जाता है ओवम, ओवम या एग। ठीक है, इन्वॉल्व। क्या होगा? जहां पे टू डिफरेंट एंड अपोजिट जेंडर के गैमिट क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। जैसे मेल है तो मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, वहां पे इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो उस रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो ह्यूमन्स में क्या होता है? ऐसा ही होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं ह्यूमन्स। ठीक है, अब सेकेंड क्या होता है स्पेशल ह्यूमन्स के अंदर? विविपेरस। ह्यूमन्स आर विविपेरस। विविपेरस कहने का मतलब है कि ये डायरेक्टली क्या करेंगे? यंग वंस को जन्म देंगे। ठीक है, यानी कि एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। ओविपेरस क्या होता है? जो अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है, और विविपेरस क्या होता है? डायरेक्ट चाइल्ड को जन्म देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बच्चे की जन्म देते हैं। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्टली गिविंग बर्थ ऑफ यंग। तो क्या करेंगे? डायरेक्टली यंग वंस के बर्थ देंगे। ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं विविपेरस। और एक क्या होता है? ओविपेरस, जो अंडे को जन्म देता है। जैसे कि
मुर्गियां होती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, अंडा आता है, ठीक है, और अंडे से क्या होते हैं कि उसमें से यंग वंस यानी कि चाइल्ड जो है सो निकलता है। लेकिन वुमेन्स में क्या होता है, बेबी पेरेंट्स होते हैं, डायरेक्टली यंग वंस जन्म लेते हैं। उसके बाद वुमेन्स के अंदर होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। वुमेन्स के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे अगर हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल को वुमेन के अंदर, तो क्या होगा, हम लोग को डिफरेंस दिखेगा मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, ठीक है। जैसे अगर हम लोग फेस को ही देखेंगे तो हम लोग को डिफरेंस दिखेगा कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। उसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। We can differentiate between male and female। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल एंड फीमेल को, ठीक है। देख के डायरेक्ट उसके फेस को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल, तो उसी को बोला जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कुछ इवेंट्स, कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि ह्यूमंस के अंदर होते हैं। उस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में जानना है कि कौन कौन इवेंट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में जो फर्स्ट होता है वो होता है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस कहने का मतलब है, यहाँ पे जैसे उसका नेम ही है गैमीटोजेनेसिस, यानी कि कुछ जेनरेट हो रहा है, कुछ बन रहा है, और गैमीटोजेनेसिस यानी कि गैमिट बन रहा है, ठीक है। तो गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमिट का बनना, मेल है तो मेल गैमिट और फीमेल है तो फीमेल गैमिट बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमिट बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमिट बनेगा। अगर देखेंगे हम लोग मेल के अंदर, ठीक है, मेल और फीमेल, सबसे पहले हम लोग मेल के अंदर देखते हैं। तो मेल के अंदर जो गैमीटोजेनेसिस होता है उसे बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, मेल को ना एक जो है बोल सकते हैं सिंबल, ठीक है ना, एक सिंबल, एक साइन जो कि हम लोग डिनोट करते हैं मेल को, वो ये है, ठीक है। और फीमेल को हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो मेल में क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, ठीक। और फीमेल के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, oogenesis बोलते हैं।
ओजनेसिस में क्या बनेगा, एग बनेगा, ठीक है, और इसे ही हम लोग ओवम भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो इवेंट है वो, अब गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमिट बन चुका है, तो अब क्या होगा, अब होगा इंसेमिनेशन। जो सेकेंड इवेंट है वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी कि मेल जो गैमेट है, ये स्पर्म जो है वो कहां चला जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उसी को बोलते हैं हम लोग इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ठीक है, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंसेमिनेशन, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अब इंसेमिनेशन हो चुका है, यानी कि जो मेल गैमेट है स्पर्म वो कहां जा चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो वहां पे क्या करेगा, जो मेल गैमेट स्पर्म है वो किससे मिलेगा, वो मिलेगा ओवम से, यानी कि फीमेल गैमेट से मिलेगा, और दोनों फ्यूज करेंगे आपस में, और दोनों के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और इस फ्यूजन से बनता क्या है, टू फॉर्म जाइगोट। ये फ्यूजन क्यों हो रहा है, जाइगोट के बनने के लिए, ठीक है। और यही जाइगोट आगे जाके डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो बनाएगा, और वही एम्ब्रियो धीरे धीरे करके क्या बन जाएगा, एक पूरा बेबी बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ, नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, अभी हम लोग ये जान चुके हैं कि जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से जो बनता है उसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग मान लेते हैं ये क्या है हमारा जाइगोट, ये एक क्या है जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट कैसा होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या किया, डिवीजन किया, ठीक है। डिवीजन करेगा तो अभी तो ये सिंगल है, एक सेल है, ठीक है। और डिवीजन के बाद क्या कर जाएगा, ये दो सेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे,
एक ये कैसा बन गया? 2 सेल। उसके बाद फिर जाके इसमें क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो फिर कैसा बन जाएगा ये जायगोट? अभी हम इसको जायगोट नहीं बोलेंगे, जायगोट हम सिर्फ इस सिंगल सेल को बोलेंगे। अभी जो ये हो रहा है डिवीजन, ये जायगोट के अंदर हुआ, ठीक है। तो पहले एक बार डिवीजन हुआ तो ये 2 सेल बना, उसके बाद फिर जाके डिवीजन हो जाएगा। तो ये 2 सेल से कितने बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे, क्योंकि एक सेल के डिवीजन से 2 सेल बनते हैं, तो 2 सेल के डिवीजन से 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो बन गए 4 सेल। तो इनको इसे हमने 4 सेल्ड स्टेज कहा, ठीक है। ऐसे ही करते करते क्या होगा? आगे डिवीजन ऐसे ही चलते रहेगा और एक स्टेज पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए 100 सेल या 150 सेल, ठीक है, 100 या 200 सेल, ठीक है, इस तरीके से कुछ पहुंच जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इवेंचुअली eventually form a stage called ब्लास्टोसिस्ट। इवेंचुअली क्या करेगा? एक स्टेज आ जाएगा, ये डिवीजन होते होते एक स्टेज आएगा और उस स्टेज को बोलेंगे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अप्रोक्स मान लेते हैं जैसे 100 सेल बन गया या 200 या 150, इस तरीके से इवेंचुअली एक स्टेज बनेगा जिसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, अब ये ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, अब ये क्या करेगा? अब ये इसका होगा इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन कहने का मतलब है कि ये यूट्रस का जो इनर वॉल है, जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके साथ ये अटैच हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन क्या होगा? अब हम लोग देखें कि ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, डिवीजन होते होते बन चुका है ब्लास्टोसिस्ट। अब वो ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? वो अटैच होगा किससे? यूट्रस के इनर वॉल से, जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे अटैच होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to the endometrium of uterus। यूट्रस के इंडोमेट्रियम से क्या कर जाएगा? ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन, यानी कि प्लांट हो गया, जाके वहां पे अटैच हो गया, ठीक। अब इस इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट जो इवेंट होता है वो होता है जेस्टेशन, ठीक है। जेस्टेशन क्या है? जेस्टेशन जो है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया है और अटैच होने के बाद ये डेवलप करेगा, ये ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये जो ग्रो कर रहा है और ये ग्रो करके मतलब जब पार्चुरेशन यानी कि जो डिलीवरी का टाइम आ जाए, उस जो टाइम को, जो टाइम ड्यूरेशन होगा, उसे ही हम लोग बोलेंगे जेस्टेशन।
जेस्टेशन बेसिकली एक पीरियड होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, डेवलपमेंट, मतलब जाइगोट से लेकर के डिलीवरी तक का जो टाइम होता है उसे हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे द इंटायर टाइम ड्यूरेशन of embryonic डेवलपमेंट। तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का, उसे हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन। ये कितना होता है? यूजुअली ये होता है 9 मंथ्स। यूजुअली इट टेक्स 9 मंथ। ठीक है, यूजुअली इसमें कितना टाइम लग जाता है? 9 मंथ्स लग जाता है वुमेन्स के अंदर। ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है कितने टाइम का होता है? 9 मंथ का होता है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब ये 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद आएगा पार्चुरेशन। नेक्स्ट इवेंट क्या आ जाएगा? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होता है? अब क्या है कि डेवलपमेंट फुल्ली हो चुका है, तो क्या होगा? जो फीटस है, जो बेबी है, वो क्या होगा? बाहर आएगा, मदर की बॉडी से बाहर आएगा। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ फीटस या बेबी। ठीक है, तो वो जो बेबी होता है उसे ही फीटस बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। और जो नेक्स्ट इवेंट है वो क्या है? वो है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होगा? अब बेबी का जन्म हो चुका है, तो उसे कुछ फीड तो चाहिए ना, तो मदर क्या कराएगी? उसे फीडिंग कराएंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। वो जो टाइमिंग होता है उसे बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया इवेंट्स। तो टोटल जो है ये 8 इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर ये इवेंट्स होते हैं। ओके, फर्स्ट क्या था? गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड क्या था? गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद इम्प्लांटेशन यानी कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू इंडोमेटेरियम ऑफ यूटेरस। ठीक है, तो यूटेरस के एंडोमेट्रियम से क्या कर जाएगा? अटैच कर जाएगा, उसे बोलेंगे इम्प्लांटेशन। उसके बाद क्या होगा? जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या होता है? इंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है, जाइगोट से लेकर के जो बर्थ तक का, डिलीवरी तक का जो टोटल टाइम होता है उसे बोला जाता है जेस्टेशन। ठीक है, उसे ही जेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। यूजुअली वो कितना होता है? 9 मंथ होता है। देन क्या है? पार्चुरेशन, यानी कि जो टाइम टोटल क्या हो गया? डेवलपमेंट का टाइम पूरा हो चुका है, तो डिलीवरी होगी, डिलीवरी ऑफ बेबी, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये कुल कितने हो गए? 8 हो गए रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे
टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। उसे हम लोग सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं उसे हम लोग सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। जो सेक्स ऑर्गन है ये होते हैं 2 टाइप्स। सबसे पहला होता है प्राइमरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? वैसा सेक्स ऑर्गन जो क्या करेगा, जो हमारा गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जो हमारा गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होगा और हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। जो भी सेक्स हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन करेगा। उस ऑर्गन को, उस सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन which are involved in gametogenesis। जो भी सेक्स ऑर्गन जो गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वो क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और साथ में वो क्या करेंगे, हार्मोन भी बनाएंगे। एंड आल्सो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होंगे, उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। अच्छा, ये जो हम बोल रहे हैं हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन है वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मेल के अंदर देखें, मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जो हार्मोन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल के अंदर कौन से होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और एक और होता है एस्ट्रोजेन। तो फीमेल के अंदर ये 2 हार्मोन हो गए और मेल के अंदर ये एक ये हो गया टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गन कौन सा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि गैमेटोजेनेसिस और हार्मोन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो मेल के अंदर क्या हो जाएगा, मेल के अंदर हो जाएगा टेस्टिस, ठीक है। और फीमेल के अंदर कौन हो जाएगा, ओवरी। तो ओवरी और टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि इन्वॉल्व होता है गैमेटोजेनेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी क्या होता है,
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होगा जो गैमेटोजेनेसिस में तो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। गैमेटोजेनेसिस नहीं करेगा लेकिन रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा? अब जो ये गैमेट बन रहे हैं उस गैमेट को स्टोरेज में, उसके ट्रांसफर करने में, ठीक है, प्रेगनेंसी में, इन सब में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा रिप्रोडक्शन को। ठीक, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? सेक्स ऑर्गन which are not involved in gametogenesis but support reproduction by transfer of gamete, storage of gamete, ठीक है, एंड प्रेगनेंसी। ठीक, तो ये गैमेटोजेनेसिस में तो हेल्प नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये सपोर्ट करेगा रिप्रोडक्शन को। कैसे सपोर्ट करेगा? ट्रांसफर करने में गैमेट का, स्टोरेज करने में, प्रेगनेंसी में। अब ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन है उसके बारे में देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग मेल के अंदर देखेंगे, ठीक है, इन मेल, तो मेल के अंदर कौन से हैं? वास्ट डिफरेंस है, और कौन है, और एपिडिडाइमिस है, ठीक। एंड फीमेल के अंदर देखेंगे तो फीमेल के अंदर कौन है? फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो है फैलोपियन ट्यूब, और कौन से हैं? यूट्रस, ईटीसी, ठीक है। तो और भी हैं, और भी बहुत सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंस। क्या चीज में डिफरेंस जानेंगे? जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है उसके अंदर जो भी डिफरेंसेस है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में जो डिफरेंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। Remarkable difference between male and female reproductive इवेंट्स। फीमेल एंड मेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग को देखना है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल के अंदर। ठीक है, इन मेल। तो मेल के अंदर क्या होता है, जो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, यानी कि अप्रोक्स 10 to 14 ईयर्स के बीच में जो एज होता है, उसी एज के अंदर क्या होते हैं, उसी एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, और वहीं पे गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और एंड होता है नहीं, मेल के अंदर एंड कभी नहीं होता है। जो ओल्ड मैन भी होते हैं, जो बहुत ज्यादा बूढ़े होते हैं, उसके अंदर भी गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलते रहता है। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। देखेंगे हम लोग फीमेल का भी। पहले हम लोग मेल का लिख लेते हैं। मेल के अंदर क्या होता है, इन मेल गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होगा। प्यूबर्टी एज क्या होता है, एज वेयर फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेज अकर। ठीक है, जहां पे क्या होगा, हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस दिखेंगे, उसे ही हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी एज। ये होता कितना है, यूजुअली कितना होता है ये एज, 10 to 14। 10 to 14 ईयर एल्स ओल्ड को बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी एज। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है मेल के अंदर, और ये स्टॉप नहीं होता है कभी भी। ठीक है, एंड कंटिन्यू रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा, एंड कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। ठीक है, बूढ़े आदमी में भी ये क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा। अब फीमेल के अंदर देख लेते हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है, इन फीमेल। फीमेल के अंदर क्या होता है, जो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ एम्ब्रायनिक स्टेज। ठीक है, एम्ब्रायनिक स्टेज यानी कि बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले जब वो फीमेल अपने मदर के उम्र में है, उस समय ही क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है यानी कि oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, यानी कि एग रिलीज नहीं होता है। स्टार्ट होके वो एक स्टेप आगे आके वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, वो वहीं पे आगे क्या करेगा, रुक जाता है, और कंप्लीट होता है प्यूबर्टी एज में। ठीक है, स्टार्ट होगा कब, एम्ब्रायनिक स्टेज में। ठीक है, जब बिफोर बर्थ, जब वो फीमेल कहाँ रहेगी, अपने मदर की उम्र में, उस समय स्टार्ट होगा, और एक स्टेप होके वहां पे स्टॉप हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। और वो कंप्लीट कब होगा, प्यूबर्टी एज में कंप्लीट होकर के ओवम रिलीज होगा। ठीक है, और जो फाइनली जो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि बनना स्टॉप हो जाएगा, वो एज होता है अप्रोक्स 15 ईयर ओल्ड। 15 ईयर ओल्ड वुमेन्स के अंदर क्या हो जाता है, oogenesis का प्रोसेस यानी कि ओवम रिलीजिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं उसको भी, क्या होगा, इन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट एट
एम्ब्रॉयनिक स्टेज, एम्ब्रॉयनिक स्टेज बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस। ठीक है, एंड स्टॉप एट मीनोपॉज, जो स्टॉप हो जाता है उसे बोलते हैं मीनोपॉज, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो स्टॉप हो जाता है उसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, मीनोपॉज किस एज को कहते हैं हम लोग, एज अराउंड 50 ईयर्स। ठीक है, 50 ईयर्स के अराउंड के एज में क्या होता है, मीनोपॉज होता है, यानी कि स्टॉप हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है फीमेल के अंदर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मेल के अंदर क्या रहेगा, ये चलता रहेगा, ये स्टॉप मेल के अंदर नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट आज नहीं हो पाएगा क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन स्टार्ट कर देते हैं और आगे का उसको हम लोग समझ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये प्रेजेंट होता है पेल्विस रीजन में। ठीक है, पेल्विस रीजन में ये प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आते हैं उन सब के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट इन pelvis region. Okay, it consists of ये क्या क्या चीज से मिलके बने होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो चीज आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा टेस्टिस। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम को ही एसेसरी डक्ट भी बोलते हैं, एसेसरी डक्ट। ओके, ये कितने होंगे, ये होते हैं 4। ठीक है, 4 एसेसरी डक्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। कौन कौन होते हैं, तो जो फर्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस, सेकेंड है एपी डिडाइमिस, थर्ड है वासा इफ्रेंसिया। आगे हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब का हम लोग डायग्राम भी देखना है। और क्या है, वास डिफरेंस। तो ये 4 क्या है, डक्ट सिस्टम है। और भी चीजें हैं
जो हम लोग देखते हैं। तो ये हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस, और ये हो गए एक्सेसरी डक्ट। और क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? और होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन होते हैं? यहां पे 3 ग्लैंड होते हैं। पहला होता है सेमाइनल वेस्कल्स। ये जो है ये पेयर में होते हैं, ठीक है, 1 पेयर होता है इसका, ठीक। सेकेंड क्या होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पेयर में नहीं होते हैं, ये सिंगल होते हैं, ठीक। एंड थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कॉपर ग्लैंड। ओके, ये भी क्या होते हैं? ये भी होते हैं पेयर में होते हैं, ठीक है, यानी कि ये 2 होंगे, ये 2 होंगे, और ये क्या रहेगा? ये सिंगल रहेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल। ओके, और क्या होते हैं? और होते हैं यहाँ पे जेनाइटल ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। और क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? जो हम लोग को बाहर से जो दिखता है उसे हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। ये कौन कौन होते हैं? ये होता है पेनिस एंड स्क्रोटम, ठीक है। पेनिस और स्क्रोटम को एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। तो ये क्या हो गए? ये 4 हो गए जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं, जो हम लोग को आगे पढ़ना है। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक सेक्शन देखेंगे, ठीक है, डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे, जिससे हम लोग को अच्छे से समझ आएगा इन सब के बारे में।
तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यूटरस। ठीक है, अब आगे ये जो बना है ये है टेस्टिस। ठीक, और ये बना है वास डिफरेंस। इस सभी का हम लोग को लेबलिंग भी करना है। पहले हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे पेनिस का लेबलिंग कर देते हैं। ये जो बन रहा है ये बन रहा है ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ओके। और एक और यहाँ पे ये जो बन रहा है ये दोनों साइड, ये क्या है? ये भी ग्लैंड है, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये जो डक्ट की तरह दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं यूरेटर। ठीक है, अब हम इसका लेबलिंग कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से देखते हैं, ये यूरेटर है जो कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बोले तो जो हमारा यूरिन जो है इसी से, यही डक्ट से क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। और ये जो स्पेस है इस जगह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, तो यहां से यूरेटर से यूरिन आता है और यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये जो डक्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ओके, और ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं हम लोग सेमाइनल वेस्किल्स, जो कि ये क्या है? ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या है? इस डक्ट को बोलते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया आपका टेस्टिस जो कि स्पर्म बनाएगा, और ये डक्ट ये वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ पे आएगा, और ये है सेमिनल वेस्किल, ग्लैंड है। तो ग्लैंड कुछ सिक्रेट करेंगे तो यहाँ से ये सेमिनल फ्लूइड को सिक्रेट करेंगे, और दोनों जो मिल के आएंगे, जिस डक्ट के थ्रू आएंगे उस डक्ट को हम लोग कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसको इजैकुलेटरी डक्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये जो है ये भी क्या है? एक ग्लैंड है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होते हैं? सिंगल होता है, और सेमाइनल वेस्किल्स पेयर में होते हैं। और ये जो छोटा दिख रहा है मटर के दाने के साइज का, ये भी एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसी को कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, और ये जो दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है
ये जो डक्ट की तरह जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। और ये क्या होता है, ये कॉमन पाथवे होता है किसके लिए, ये होता है स्पर्म और यूरिन के लिए। ये कॉमन पाथवे, कॉमन रास्ता है, इसी के होके क्या करेगा, यूरिन भी जाएगा इससे होके, और जो स्पर्म है वो भी इसी के थ्रू जाएगा। स्पर्म नहीं, इसको हम लोग सीमेन बोल देंगे। सीमेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से स्पर्म आ रहा है और ये जो सेमाइनल फ्लूइड बन रहा है ये भी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये सब भी कुछ कुछ सीक्रेट करके उसके अंदर मिला देते होंगे स्पर्म के अंदर, तो वो जो मिल जाता है तो उसे हम लोग सीमेन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इससे थ्रू होके सीमेन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं टेस्टिस, जो कि क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और ये जो है टेस्टिस के जो ऊपर वाले पार्ट में है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है। एपिडिडाइमिस जो है वो स्पर्म को स्टोर करके रखता है। बनता कहाँ पे स्पर्म, टेस्टिस के अंदर। स्टोर कौन करेगा, एपिडिडाइमिस। और ये जो है इसे को बोलते हैं हम लोग स्क्रोटल सेक। ये एक थैली की तरह होता है जिसमें क्या रहेगा, टेस्टिस रखा रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रोटल सेक। टेस्टिस भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक, अब आगे वाला जो पार्ट है वो है पेनिस। पेनिस को हम देखेंगे तो इसे कहते हैं हम लोग पेनिस। ये जो है इसको कहते हैं पेनिस। ओके, और ये जो आगे वाला जो पार्ट होता है पेनिस का उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। एंड ये जो ओपनिंग जो है पेनिस का ओपनिंग, जहां से यूरिन और स्पर्म रिलीज होता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, या इसी को ऑरिफिस भी बोलते हैं। ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे पेनिस के ऊपर, उसको बोलते हैं फोर स्किन। वो स्किन की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं फोर स्किन। इसको कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पे इसको देख सकते हैं, ये क्या हो गया, टेस्टिस जो कि स्पर्म को बनाएगा। ठीक है, ये क्या है, स्क्रोटल सेक, जिसके अंदर स्पर्म रहेगा। अब इसको स्क्रोटल सेक कहते हैं। और हम लोग इससे पहले एक्सटर्नल जेनिटलिया में एक वर्ड जाने थे, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम बेसिकली जैसे टेस्टिस क्या है, पेयर में है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दो कंपार्टमेंट में इस तरीके से बटे रहते हैं, इधर एक टेस्टिस और इधर एक टेस्टिस। तो ये जो पूरा होता है पार्ट, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये दोनों को मिला के बोलते हैं स्क्रोटम, और एक जो होता है इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे ये क्या है, टेस्टिस जो कि स्पर्म को बनाएगा, और ये क्या है, एपिडिडाइमिस, जहां पे स्पर्म क्या करेगा, स्टोर हो जाएगा। और जब इजेकुलेशन का टाइम आएगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये जो डक्ट है इसके थ्रू ये रिलीज आएगा। इस डक्ट का नेम क्या है, इसका नेम है वास डिफरेंस। ठीक है, इसके थ्रू रिलीज होकर के ये आएगा, और यहाँ पे किसके, कहाँ पे आ जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स के पास। ये क्या करेंगे, ये एक ग्लैंड है, तो ये कुछ सीक्रेट करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड बोल देते हैं। वो रिलीज होकर के दोनों साथ मिलके ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है, इसके थ्रू कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में आ जाएगा। यूरेथ्रा में फिर यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी अपना सिक्रेशन इसमें
डाल देगा स्पर्म के अंदर। और फिर उसके जस्ट आगे क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी क्या करेंगे, जो सिक्रेट करना अपना सिक्रेट करके इसमें दे देंगे। ठीक है, तो ये सबको बोलते हैं हम लोग सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। ये सब जो सिक्रेशन करते हैं ग्लैंड उसको सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जो मिल जाता है इसे हम लोग बोल देते हैं सेमिनल फ्लूइड, प्लस स्पर्म को हम लोग बोल देते हैं सीमेन। ठीक है, तो वो सीमेन जो है इसके थ्रू क्या करेगा, इसके यूरेथ्रा के थ्रू इंटर कर जाएगा पेनिस में, और पेनिस के थ्रू यहाँ पर यूरेथ्रल मीटस यानी कि जो ओपनिंग है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इजैकुलेशन के टाइम रिलीज होगा। और पेनिस का जो जो आगे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और जो साइड में जो स्किन होता है उसको बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक साइड व्यू भी देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सामने से देखें, अब इसका साइड व्यू से भी हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग को डोर्सल और वेंट्रल साइड हम लोग को दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, साइड व्यू हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, वही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं। यानी कि ये हो गया आपका वेंट्रल साइड आगे वाला साइड, और ये हो गया डोर्सल साइड पीछे वाला साइड। ठीक है, ओके, तो यहां पे हम लोग देखेंगे ये क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग ठीक से देखें तो यहाँ हम लोग को दिखेगा कि ये जो है वास्ट डिफरेंस जो है ये क्या कर रहा है, ये एक लूप स्ट्रक्चर बना रहा है। किसके ऊपर बना रहा है लूप स्ट्रक्चर, ये बना रहा है, ये जो यूरिनरी ब्लेडर है इसके ऊपर एक लूप स्ट्रक्चर बना रहा है। यही क्या है हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, ये जो वास्ट डिफरेंस है वो क्या कर रहा है, एक लूप स्ट्रक्चर बना रहा है। किसके ऊपर बना रहा है, यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वेंट्रल साइड और ये हो गया डोर्सल साइड। तो ये जो सेमिनल वेसिकल जो हम लोग बनाए थे वो किधर था, वो था डोर्सल साइड यानी कि पीछे वाले साइड में था। ये क्या है,
सेमाइनल वेस्किल्स। ओके, और यहां पर ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है रेक्टम। ठीक है, और यहाँ पे एक ओपनिंग होगा, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनस। ठीक है, और ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, ये क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इससे पहले वाले डायग्राम में हम लोग ये सब सारे चीज पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली यही है दिखाने के लिए कि ये क्या है, ये वेंट्रल साइड है और ये डोर्सल साइड है, और सेमिनल वेस्किल किधर है, डोर्सल साइड, यानी कि पीछे वाले साइड। हम जो देख रहे थे वो पीछे वाले साइड का सेमिनल वेस्किल हम लोग को दिख रहा था इससे पहले वाले डायग्राम में। ठीक है, और ये जो वास्ट डिफरेंस है वो क्या कर रहा है, एक लूप स्ट्रक्चर बना रहा है। किसके ऊपर बना रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप स्ट्रक्चर ऊपर से इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये है पेनिस। ये हो गया टेस्टिस। ठीक है, और ये हो गया अपना वास डिफरेंस। ओके, और ये क्या है, ये हो गया यूरेथ्रा, जो कि क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। किसके लिए, यूरिन और सीमेन के लिए। ठीक है, यूरिन और स्पर्म या सीमेन कहेंगे उसको, उसके लिए एक कॉमन पाथवे होता है जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे जो है, आगे हम लोग टेस्टिस का ऐसे ही डायग्राम बना के, डायग्रामेटिक सेक्शन हम लोग टेस्टिस का देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो स्पर्म बन रहा है, उसके अंदर जो सेल्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इतना जान चुके हैं, आगे क्लास में हम लोग टेस्टिस के बारे में डिटेल से जानेंगे और जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको डिनोट करेंगे। ओके।